नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से पीडीएफ मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने है कि थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, पहला सवाल है कि आंख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। पूछा है कि आंख का वो हिस्सा, ये आंख हो गया मान के चलिए आपका। तो आंख का कौन सा हिस्सा है जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन सा जिम्मेदार होता है वो किसी वस्तु की छवि के लिए? तो ये होता है आपका कौन, रेटिना। जो रेटिना होता है वह तंत्रिका संकेतों को क्या वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। अगला सवाल है कि एक प्रतिरोधक में जब एक प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो धारा क्या क्या होता है। जब एक प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो धारा का क्या होता है। तो धागा धारा क्या हो जाएगा, धारा जो है ना वो आधी हो जाती है। जब प्रतिरोध में एक प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो धारा एक मतलब आधी हो जाती है, ठीक है। चलिए, जल्दी जल्दी देखेंगे इसका, हम लोग डिटेल नहीं देखेंगे, नहीं तो आपका ज्यादा टाइम चल जाएगा। ज्यादा टाइम जाएगा तो ज्यादा कुछ पढ़ नहीं पाइएगा। चलिए, तीसरा सवाल है कि जड़त्व किसके समानुपातिक है। जड़त्व जो बोलते हैं इनर्शिया, वो जड़त्व किसके समानुपातिक है। तो जड़त्व जो है ना ये आपका द्रव्यमान के समानुपातिक होता है जड़त्व, ठीक है। याद रखिएगा, जड़त्व जो है वो द्रव्यमान के समानुपातिक होता है। चलिए, अगला सवाल है कि एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य को समय अवधि से विभाजित करने पर बराबर होता है। एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य को समय अवधि से विभाजित करने पर बराबर होता है। क्या बराबर होता है? तो ये जो होता है आपका तरंग वेग। क्या होता है? तरंग वेग जो होता है ये क्या होता है, एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य को समय अवधि से विभाजित करने पर बराबर होता है आपका तरंग वेग। इवेल एवेंजेलिस्टा टोरिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध है। एवेंजेलिस्टा टोरिसेली, या माफ कीजिएगा, एवेंजेलिस्टा टोरिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो जो ये जो है ना ये आपका जो खोज किए थे, मरकरी बैरोमीटर का आविष्कार इन्होंने किया था। इन्होंने क्या किया था, मरकरी बैरोमीटर का आविष्कार किया था। किसने? एवेंजेलिस्टा टोरिसेली। जी के मान की खोज किसके द्वारा की? जी के मान आप लोग पढ़ते होंगे ना, 9.8 ये जो होता है ये किसके द्वारा खोजी गई थी, जी का मान। तो जी का मान जो है हेनरी केवेंडिश के द्वारा खोजा गया था। हेवेज की खोज किसके द्वारा किया गया था? हेनरी केवेंडिश के द्वारा खोज किया गया था। अगला सवाल है, सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का जो आविष्कार किया गया था ये किया था आपका अल्फ्रेड नोबेल साहब, जो ने वो डायनामाइट का आविष्कार किए थे। जो ये अपने अच्छे कामों के लिए डायनामाइट का आविष्कार किए थे, लेकिन अभी क्या करके कर दे रहे हैं, अभी सर बाबा बिल्डिंग उल्डिंग उससे नहीं होता, पहाड़ वहाड़ को तोड़ने के लिए करने के लिए ये सब किया जाता। लेकिन डायनामाइट का क्या, अब आदमी को भी उड़ा देता है। चलिए, विकल्पों में उल्लिखित इकाइयों में से कौन सा अन्य की तुलना में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा इसमें है, हेक्टर, डेका, टेरा या गीगा। तो ये आपको याद है ये जो है ना ये आपका हो जाएगा सबसे जो बड़ा है तुलनात्मक रूप से जो ऑप्शन में दिया है, सबसे बड़ा है टेरा। सबसे बड़ा क्या है? टेरा, जिसको बोलते हैं सबसे बड़ा है। सवाल है कि न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है ये किसके किसके सॉरी, न्यूट्रॉन की खोज किसका श्रेय दिया जाता है। न्यूट्रॉन का मतलब खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन का जो खोज का श्रेय है वो दिया जाता है जेम्स चैडविक को। जे चैडविक को ये न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। चलिए,
सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है। ठंडे पानी के साथ जो है कौन सी धातु त्वरित मतलब तुरंत अभिक्रिया करती है। कौन सा धातु है? ये धातु आपका है पोटेशियम। कौन सा धातु है? तो ये पोटेशियम धातु जो है वो ठंडे पानी के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो घटते क्रम में ये सबसे बड़ा होगा, फिर घटेगा मतलब घटते क्रम में करना है। किस किस के आधार पर करना है? धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम के आधार पर करना है। तो आप जानते होंगे इस जो है ना सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता होता है सोडियम, उसके बाद लोहा, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना। यानी कि जो ऑप्शन डी है ये आप सही मान लीजिए, मतलब सही है। सोडियम, उसके बाद लोहा, तो चांदी और सोना। इस मतलब ये ऑप्शन के हिसाब से मत कर रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन है? सोडियम, उसके बाद कम लोहा, उससे कम चांदी, उससे कम सोना। निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच सबसे अधिक होता है? किस पदार्थ का जो है पीएच सबसे अधिक होता है इसमें से? मानव रक्त, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नींबू का रस, संतरे का रस, किसका सबसे ज्यादा पीएच मान सबसे अधिक होता है? तो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। किसका होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सबसे अधिक होता है। सवाल है कि रेयान कपड़ा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? रेयान जो कपड़ा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है आपका, किया जाता है सेलुलोज का। किसका उपयोग किया जाता है? सेलुलोज का उपयोग किया जाता है रेयान का कपड़ा बनाने के लिए। अगला सवाल है, प्रतीकों को अपने समान अर्थ में होने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करने के लिए मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है? फिर से सवाल पढ़िए कि प्रतीकों को प्रतीकों के अपने समान अर्थ के होने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करने के लिए मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मानक के रूप में जो है ये पिया जाता है किसका? C12 का। किसका प्रयोग किया जाता है? C14। तो C14 किसका कार्बोनेटिक होता है? C12 उसी तरह का होता है। 1817 में आवर्तिता के किस नियम से पता चलता है कि फास्फोरस का परमाणु भार नाइट्रोजन और आर्सेनिक के परमाणु भार का औसत होता है? 1817 में आवर्तिता के किस नियम से पता चलता है कि फास्फोरस का परमाणु भार नाइट्रोजन और आर्सेनिक के परमाणु भार का औसत होता है? तो ये जो होता है ना, ये किसके अनुसार पता चला था? ये पता चला था, ये आपका डोबेराइनर का जो त्रिक नियम था उसके अनुसार यह पता चला था, मतलब इसमें पता चला था। कार्बन काल निर्धारण का क्या अर्थ है? जो कार्बन डेटिंग हम लोग करते हैं उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ सिंपल सा है कि बहुत पुराने वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करना। मतलब उसमें ऐसा देखा जाता है कि इसमें कार्बन की मात्रा कितना है, या कि उससे मतलब हड्डी हो गया तो या कुछ और हो गया, कुछ सामान हो गया, उसमें देखा जाता है कार्बन की मात्रा कितना है। उसी के अनुसार पता चला जाता है कि यह वस्तु कितना पुरानी होगी। ठीक है, चलिए। सोलनम लाइकोपर्सिकम एल निम्नलिखित में से अत्यधिक खपत वाली सब्जी किस वैज्ञानिक का नाम है? सोचिए। सोलनम लाइकोपर्सिकम एल जो है निम्नलिखित में से अत्यधिक खपत वाली सब्जी किस वैज्ञानिक का नाम है? आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन। अभी सबसे ज्यादा क्या महंगा है अभी खाने मिल रहा सब्जी में? तो अभी सबसे ज्यादा जो है वो टमाटर। दाम इसी का घटता है फिर इसी का बढ़ता है। ठीक है, अभी 80-100 रुपये किलो हो गया है। ठंडा के या दिनों में ये क्या हो जाता है, 5-10 रुपये हो जाता है। यानी कि ये इसका नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका नाम, वैज्ञानिक नाम है सोलोनम लाइकोपर्सिकम एल। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग सूक्ष्म जीव युग्म सही है?
पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग सूक्ष्म जीव युग्म सही है। तो सूक्ष्म जीव जो सही पूछा है वो पूछा है आपका, ठीक है। तो ये जो है ना साइट्रस कैंकर क्या वायरस से होता है? नहीं। गेहूं का रतुआ यानी राष्ट्र रोग जो होता है वो कवक से होता है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। ऑप्शन जो 2 है ये सही है, लेकिन साइटर कैंकर जो वायरस से नहीं होता है। और गेहूं का रतुआ जो होता है राष्ट्र रोग वो कवक के कारण होता है, जो कि ऑप्शन जो पहला में दिया हुआ है। निम्न में से किस रोग को दुनिया भर में समाप्त कर दिया गया है? ड्रैकन कुलन रुग्णता, चेचक, प्लेग या मसूरिका? किसको दुनिया भर में समाप्त कर दिया गया है? तो इसको समाप्त कर दिया गया है मसूरिका को। ये समाप्त कर दिया गया दुनिया भर से, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो ये जो मार्ग और निर्माण सतह दोनों के जो रूप में कार्य करता है, ये आपका कौन है? ये आपका है अंतराद्रव्य की जालिका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? ये करता है कि ये मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में काम करता है। यानी कि फिर से बता दें, कोशिकांग अंतः कोशिकाएं परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के लिए जो काम करता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपराद्रव्य जालिका जो है एक सही आंसर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।